गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लास्ट लेक्चर में एक्सप्रेशंस डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पहले डिस्कस किया था हाउ टू इवैल्यूएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इन फिक्स एक्सप्रेशंस को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये उसका एल्गोरिथम मेंशन्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन है उससे पहले एक लेफ्ट पैरेंथेसिस लगा देंगे और एक्सप्रेशन के लास्ट में एक राइट पैरेंथेसिस लगा देंगे। तो जो पहला लेफ्ट पैरेंथेसिस है वो सबसे पहले स्टैक में हम एंटर कर देंगे, वहां से एक्सप्रेशन से हटाएंगे और स्टैक में पुश कर देंगे। उसके बाद हम एक्सप्रेशन पी को लेफ्ट से लेके राइट तक स्कैन करेंगे और नेक्स्ट 4 स्टेप्स को बार बार रिपीट करेंगे हर एलिमेंट ऑफ पी के लिए, जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। तो स्टेप 3 में क्या है, अगर जो आपका ई में पहला एलिमेंट है अगर वो ऑपरेंड है, ऑपरेंड मीन्स कोई भी वैल्यू है या वेरिएबल है जैसे एक्स वाई, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पी में ऐड कर देंगे। पी क्या है आपका, पी जो आपकी फाइनल पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हमने इवेलुएट करनी है या बनानी है, जो हमने इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, तो फाइनल एक्सप्रेशन हम पी में मिलेगी। तो पी में ऑपरेंड को ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में हम चेक करेंगे कि एलिमेंट लेफ्ट पैरेंथेसिस तो नहीं। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो हम लेफ्ट पैरेंथेसिस को स्टैक में पुश कर देंगे। स्टेप 5 में अगर एलिमेंट कोई ऑपरेटर है, सपोज करो कोई स्टार ऑपरेटर है, तो हम स्टैक में चेक करेंगे कि स्टैक में सबसे ऊपर वाला एलिमेंट स्टार ऑपरेटर से प्रेसिडेंस में बड़ा या सेम तो नहीं। अगर बड़ा या सेम है तो हम स्टैक से टॉप एलिमेंट को पॉप करेंगे और उसको पी में एक्सप्रेशन पी में पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन पी में ऐड कर देंगे। ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा स्टैक का टॉप एलिमेंट सेम या हायर प्रेसिडेंस का नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जब सभी हायर एलिमेंट्स या सेम एलिमेंट्स हम स्टैक से निकाल लेंगे, उसके बाद हम स्टार ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर देंगे। उसके अलावा अगर एलिमेंट राइट पैरेंथेसिस है तो हम स्टैक में से तब तक एलिमेंट्स को निकालेंगे जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आता और हर एलिमेंट को हम पी में ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक निकालेंगे जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता और उसके बाद हम खत्म कर देंगे। आखिरी में हम जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है उसको हटा देंगे, उसको हम स्टैक में ऐड नहीं करेंगे। तो ये स्टेप 3 से स्टेप 6 तक हम परफॉर्म करते रहेंगे जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता और लास्ट स्टेप में हम एग्जिट कर देंगे। तो सपोज करो आपकी ये कोई एक्सप्रेशन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है। ये इनफिक्स एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑपरेटर्स के बीच में, दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई ऑपरेटर है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में आपका ऑपरेटर लास्ट में आता है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, इसमें हम पहले एक लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे और राइट सबसे लास्ट साइड राइट पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। तो ये हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद हम लेफ्ट से राइट तक स्कैन करेंगे। सबसे पहले हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला जिसको हम स्टैक में पुश कर देंगे, फिर हमें एक्स मिला। अगर आपको जो कोई जैसे बताया कि ऑपरेंड मिलता है, तो ऑपरेंड मिलता है तो उसको हम पी में डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट एक्सप्रेशन पी है, यहाँ पर हमने एक्स को ऐड कर दिया। फिर हमें प्लस मिला, क्योंकि स्टैक में कोई ऑपरेटर नहीं है तो प्लस हम उसको स्टैक में एंटर कर देंगे। फिर बाई मिला, बाई को हमने पी में ऐड किया। उसके बाद स्टार है, हम चेक करेंगे प्लस उससे सेम या हायर प्रेसिडेंस का तो नहीं, क्योंकि प्लस उससे लोअर प्रेसिडेंस का, इसलिए हम प्लस को पॉप नहीं करेंगे और हम स्टार को सीधा स्टैक में एंटर कर देंगे। जेड मिला, जेड को हमने पी में डाला। एक्सपोनेंट ऑपरेटर मिला, वो भी क्योंकि हायर प्रेसिडेंस का है तो इसलिए हमने उसको स्टैक में एंटर कर दिया। उसके बाद पी मिला, पी को भी हमने पी में एक्सप्रेशन पी में ऐड कर दिया। उसके बाद हमें माइनस मिला। अब माइनस की प्रेसिडेंस जो स्टैक में पहले से ऑपरेटर्स हैं उसके उनसे कम है या बराबर है। तो सबसे पहले हमने कंपेयर किया एक्सपोनेंट ऑपरेटर से, उससे कम है क्योंकि, तो हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर को पॉप करेंगे और उसको एक्सप्रेशन पी में ऐड कर देंगे। फिर हम स्टार और माइनस को कंपेयर करेंगे, स्टार की भी हायर है तो स्टार ऑपरेटर को भी पी में ऐड कर देंगे, पॉप करेंगे और पी में ऐड कर देंगे। फिर प्लस ऑपरेटर मिला, प्लस ऑपरेटर भी
सेम प्रेसिडेंस का है एज कम्पेयर टू माइनस, तो प्लस को भी हम पॉप करेंगे और उसको पी में ऐड कर देंगे। तो हमारी एक्सप्रेशन अब बन जाएगी एक्स वाई जेड पी एक्सपोनेंट फिर स्टार ऑपरेटर फिर प्लस ऑपरेटर, और आखिरी में हम क्या करेंगे माइनस ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर देंगे। तो माइनस ऑपरेटर स्टैक में आ गया, यहाँ पर हमारा सिर्फ माइनस ऑपरेटर है। उसके बाद लेफ्ट पेरेंथेसिस आया, लेफ्ट पेरेंथेसिस को हमने स्टैक में एंटर कर दिया। एक्स आया, एक्स क्योंकि ऑपरेंड है तो हमने उसको पी में ऐड कर दिया। फिर डिवाइड ऑपरेटर आया, डिवाइड ऑपरेटर से पहले कोई पेरेंथेसिस से पहले कोई ऑपरेटर नहीं है तो इसलिए हमने डिवाइड ऑपरेटर को डायरेक्टली ऐड कर दिया। y मिला, y को हमने p में ऐड कर दिया। प्लस मिला, अब प्लस को हमने डिवाइड से कंपेयर किया, डिवाइड की हायर प्रेसिडेंस है तो उस ऑपरेटर को पॉप किया और p में ऐड कर दिया, और उसके बाद प्लस को हमने स्टैक में पुश कर दिया। फिर z मिला, z को हम p में ऐड कर दिया। राइट पेरेंथेसिस मिला, अब राइट पेरेंथेसिस जब मिलता है तब हम क्या करते हैं, जब तक लेफ्ट पेरेंथेसिस नहीं मिलता सबको पॉप करके चलते हैं। तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर को पॉप किया और p में ऐड कर दिया, और उसके बाद हमने लेफ्ट पेरेंथेसिस को रिमूव कर दिया। उसके बाद दोबारा से राइट पेरेंथेसिस मिला तो माइनस को पॉप करके वहां पर डाल दिया और लेफ्ट पेरेंथेसिस को रिमूव कर दिया। उसके बाद हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो यहाँ पर हम एंड कर देंगे। तो हमारी फाइनल जो आपकी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनी वो बनी एक्स वाई जेड पी, फिर आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर स्टार ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर, फिर एक्स वाई डिवाइड ऑपरेटर जेड प्लस और माइनस। जैसे हमने बताया जो आपके पेरेंथेसिस हैं वो सिर्फ इनफिक्स नोटेशंस में हम एक्सप्रेशंस में यूज करते हैं, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका एक एग्जांपल है जिससे हमने इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया यूजिंग जो हमने एल्गोरिथम पहले डिस्कस किया था। उसके अलावा भी ये भी जो एक्सप्रेशंस थी ये आपकी स्टैक की एप्लीकेशंस ही हैं। उसके अलावा भी कई सारी एप्लीकेशंस हैं स्टैक की, जैसे रिकर्सन। रिकर्शन क्या होता है, एक फंक्शन को हम रिकर्शन फंक्शन तब कहते हैं जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। अगर कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है तो उसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। अब रिकर्सिव फंक्शन के साथ दो प्रॉब्लम है कि वो इनडेफिनेटली चलता रहता है, तो उस प्रॉब्लम को हमने रिमूव करने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज रिकर्सिव फंक्शन में हमेशा होनी चाहिए। पहली तो ये कि ऐसी कुछ आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए जिसके लिए फंक्शन अपने आप को कॉल ना करे। ठीक है, जैसे हमने कोई कंडीशन रख दी कि अगर n की वैल्यू 1 है तो हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, नहीं तो हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे। पर हर टाइम जब रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा तो जो आपकी आर्ग्यूमेंट है वो उसकी वैल्यू बेस वैल्यू की डायरेक्शन में आनी चाहिए। जैसे हमारी n की सपोज करो हमारी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 10 है और हमने जो कंडीशन लगाई वो लगाई 1 वैल्यू पे, तो उसके बाद जो 10 वैल्यू है हर बार जब हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो 10 वैल्यू बेस वैल्यू यानी 1 वैल्यू के करीब आती जानी चाहिए, तभी रिकर्सिव फंक्शन एंड करेंगे, नहीं तो रिकर्सिव फंक्शन हमेशा चलते रहेंगे। ये एक फैक्टोरियल फंक्शन है, फैक्टोरियल फंक्शन को हम रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल फंक्शन सपोज करो हमने n फैक्टोरियल निकालना है, तो अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल है तो ये रिकर्सिव फंक्शन हुआ, यहाँ पर भी n फैक्टोरियल है और फैक्टोरियल फंक्शन है और यहाँ पर भी फैक्टोरियल फंक्शन है, क्योंकि अपने आप को ही कॉल कर रहा है तो इसलिए ये रिकर्सिव फंक्शन हुआ। तो इसमें हमने कंडीशन रख दी अगर n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर कोई रिकर्सिव फंक्शन कॉल नहीं होगा, नहीं तो रिकर्सिव फंक्शन हमेशा कॉल होगा। और क्योंकि हम n की वैल्यू हमेशा एक एक घटाए जा रहे हैं तो वो हम बेस वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये फैक्टोरियल फंक्शन इनडेफिनेटली रन नहीं करेगा, कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाएगा। जैसे 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल कॉल करेंगे हम 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल के लिए दोबारा कॉल करेंगे तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 के लिए 2 इंटू 1 फैक्टोरियल और 1 के लिए 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, और अगर 0 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो इस टाइप से हमारा फंक्शन एंड हो जाएगा। ये फैक्टोरियल फंक्शन का एल्गोरिथम है। फैक्टोरियल फंक्शन में दो चीजें हैं, एक f हमें बताएगा कि फैक्टोरियल की क्या वैल्यू है, और n
कितने नंबर के लिए हमने कॉल करना है। तो हमने n फैक्टोरियल कॉल करना है और जो हमारे पास फाइनल वैल्यू है वो वेरिएबल f में आएगी। तो सबसे पहले हमने कंडीशन लिखी, अगर n की वैल्यू 0 है तो हम f की वैल्यू को 1 सेट करेंगे और रिटर्न कर जाएंगे, नहीं तो हम दोबारा से एक फंक्शन फैक्ट कॉल करेंगे जिसमें n की वैल्यू को हमें घटा रहे हैं, ठीक है। और आखिरी में हम सेट कर देंगे f इक्वल टू n इंटू f। तो ये आपका फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, इसलिए इसको हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ये उस रिकर्सिव फंक्शन का कोड है कि हमने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था, वैसा ही है। सॉरी, ये फिबोनाची का कोड है। और फिबोनाची के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, जहाँ पर पहले दो टर्म, पिछले दो टर्म का सम तीसरी टर्म होता है। तो जैसे यहाँ पर हम देखें 0 1 हमारी फर्स्ट टू टर्म्स होंगी और थर्ड टर्म क्या होगी, पहली दो टर्म्स का सम होगी। तो 0 + 1 1। 2 क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होगी, उससे पहले वाली दो टर्म का सम, तो 1 + 1 2। फिर फिफ्थ टर्म क्या होगी, उससे पिछली दो टर्म्स का सम, तो 1 + 2 3। फिर 2 + 3 5, 3 + 5 8 और 5 + 8 13। तो इस टाइप से फिबोनाची सीरीज चलेगी। तो ये भी हम रिकर्सिव फंक्शन से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये इसका एल्गोरिथम है, आप एक बार देख सकते हैं। उसके अलावा जो अदर एप्लीकेशंस हैं जैसे कि पावर ऑफ हेनाइन और क्विक सॉर्ट, ये भी आपकी स्टैक की एप्लीकेशंस हैं। तो ये आपका यहाँ पर स्टैक्स हमारा खत्म हो रहा है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।